ओके, सो हेलो, गुड आफ्टरनून। सो हम इलास्टिसिटी चैप्टर कर रहे थे, एक छोटा सा चैप्टर है ये, ठीक है। सो वी वर डूइंग दैट। सो वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ इलास्टिसिटी। तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में बात की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन के बारे में बात की, रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बात की। फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेन, ये सब चीजें बेसिक डेफिनेशन के बाद बात की। और हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए, इफ यू रिमेम्बर, राइट। तो बेसिकली आज क्या करते हैं, आज हम कुछ प्रॉब्लम्स फिर से लेते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हुए आगे के सिलेबस को कवर करेंगे, राइट। तो आपके सामने अभी एक प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। एवरीबडी इज एबल टू सी व्हाट आई एम राइटिंग, राइट, सबको दिखाई दे रहा है। तो एक सवाल लीजिए, देखिए ध्यान से, ये सवाल क्या है, सुनिएगा। ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, और इस रॉड में यहाँ पे एक फोर्स है 80 किलो न्यूटन का, ठीक है। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स है 10 किलो न्यूटन का, ठीक है। और इस एंड पे एक फोर्स है इस डायरेक्शन में 20 किलो न्यूटन का, और इस एंड में एक फोर्स है इस डायरेक्शन में 90 किलो न्यूटन का, 90 किलो न्यूटन का, ठीक है। लेंथ में दे रहा हूं, ये जो लेंथ प्रोवाइडेड है, दिस लेंथ इज गिवन एज 1.5 मीटर। ये लंबाई 1.5 मीटर की है। उसके बाद ये जो लंबाई है ये 1 मीटर की है, और ये जो लंबाई है ये 2 मीटर की है, ठीक है। सो व्हाट इज आस्क्ड इज फाइंड आउट द टोटल एलोंगेशन ऑफ द रॉड। इसका यंग्स मॉड्यूलस जो है वो दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज द यंग्स मॉड्यूलस, 10 टू द पावर 11 है ये। जस्ट अ मोमेंट। टू इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है। 2 इंटू 10 टू द पावर 11 है यहाँ पे। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, y इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको निकालना है फाइंड द टोटल एलोंगेशन ऑफ द रॉड। You have to find out total elongation of the rod. फोर्सेस की डायरेक्शन दे दी गई है, और आपके जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस में दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 15 इंटू 10 टू द पावर -7। दूसरा ऑप्शन जो है वो है 24 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर्स। थर्ड ऑप्शन इज 18.5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर्स, 18.5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर्स। और फोर्थ ऑप्शन इज, everyone please have a look, 37 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर्स, 37 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर्स। ये चार ऑप्शंस हैं, प्लीज ट्राई टू सॉल्व देम। ये चार ऑप्शन है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व देम। सब लोगों के पास ये सवाल है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस, इट्स अ गुड क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट।
ये पूरा एक एक्सटेंडेड रॉड है और इसके 3 सेगमेंट है, 1.5 मीटर देखो, फिर 1 मीटर देखो, फिर 2 मीटर देखो, दिख रहा है। और फोर्सेस ऐसे लगे हुए हैं। थोड़ा सा इसमें हर एक सेक्शन में कितना फोर्सेस लग रहा है ये थोड़ा सा निकालने की कोशिश करो, और किस टाइप के फोर्सेस हैं, वो कंप्रेसिव है क्या है, एक बार सोचो। सर एरिया कांस्टेंट मान लो बेटा, एरिया कांस्टेंट मान लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट मान लो, ए मान लो, सब जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू नहीं दी हुई है, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड मैंने मिस्टेक किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दी हुई है, राइट, यू आर राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है दैट इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी ये चाहिए होगा, वैल्यूज निकालनी है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, गिवन है। चलो अब आगे आगे लगाओ, पकड़ लगाओ। मान लो इस सेक्शन को मैं नाम दे रहा हूं ए, ये सेक्शन बी, ये सेक्शन सी। सही से सभी सेक्शंस के डायग्राम बनाओ। ए सेक्शन का अगर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, बी का बना रहा हूँ और सी का बना रहा हूँ, सही तरीके से इन तीनों सेक्शन का डायग्राम बना। सी का डायग्राम अगर तुम बना रहे हो, देखो ध्यान से, यहाँ पे 90 किलो न्यूटन फोर्स ऐसे लगाया गया है, तो इधर इसके ऊपर मान लो ये सब फोर्सेस लगने के बाद, यहाँ पे कुछ बोला नहीं हुआ है, तो ये सभी फोर्सेस लगने के बाद मान लो ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये 90 किलो न्यूटन इधर है, तो इस साइड में 90 किलो न्यूटन लगेगा, अगर इक्विलिब्रियम में है तो 90 है, तो ये 20 किलो न्यूटन ऑलरेडी यहाँ पे लग रहा था, देखो इसका मतलब इसको एक्स्ट्रा और 70 किलो न्यूटन यहाँ से लगाना पड़ेगा 90 किलो न्यूटन बनाने के लिए इसको, तो इधर 70 किलो न्यूटन किया, ठीक है। 20 किलो न्यूटन, सॉरी 70 किलो न्यूटन, क्योंकि एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उस एंड पे देखो, ये देखो तभी इस सेक्शन में, ये जो सेक्शन है जहाँ पे 70 किलो न्यूटन लग रहा है, वहां पे तभी देखो, तभी नेट फोर्स जो है वो 20 किलो न्यूटन कंप्रेसिव होगा। 20 किलो न्यूटन कंप्रेसिव जो है, इसको क्या मैं 90 किलो न्यूटन कंप्रेसिव प्लस 70 किलो न्यूटन टेंसाइल रख सकता हूँ, तभी इफेक्टिवली 20 किलो न्यूटन कंप्रेसिव हो जाएगा। इधर 70 किलो न्यूटन है तो इधर भी 70 किलो न्यूटन होगा, तो ये अगर 70 किलो न्यूटन है, ध्यान से अभी इसको देखो, ये 10 किलो न्यूटन है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस साइड में इसके ऊपर लग रहा है 80 किलो न्यूटन। तो इस सेक्शन की अगर बात करूं, इसमें 80 किलो न्यूटन टेंसाइल और 70 किलो न्यूटन कंप्रेसिव है, तो इफेक्टिवली कितना हो जा रहा है, 10 किलो न्यूटन टेंसाइल। क्या यहाँ पे 10 किलो न्यूटन टेंसाइल के साथ मैच कर रहा है, तो इधर 80 किलो न्यूटन है तो इधर भी 80 किलो न्यूटन। अभी देखो ध्यान से, तुम्हें दिखेगा हर एक सेक्शन इक्विलिब्रियम में है। अभी आपसे क्या पूछा गया, टोटल एलोंगेशन ऑफ द रॉड, तो इस रॉड का, ये रॉड ए है, ये रॉड बी है, ये रॉड सी है, यंग्स मॉडुलस दिया गया है और इनिशियल लेंथ भी दिया गया है। तो प्लीज अप्लाई द फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बिकॉज इट इज सॉलिड। स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन विच इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो आपको चेंज इन लेंथ निकालना है, तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे डेल एल ले जाओ इधर, तो ये हो जाएगा एफ एल नॉट बाई ए वाई। ध्यान से देखो, ये है चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड का फॉर्मूला। अभी इंडिविजुअली हर एक सेक्शन का आप चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड निकाल सकते हो, यस और नो, निकाल सकते हो। पहला ए सेक्शन का, व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड, डेल एल, फॉर्मूला सही से लगाओ। एफ कितना लग रहा है, व्हाट इज द फोर्स दैट इज गेटिंग अप्लाइड, 80 into 10 to the power 3 न्यूटन। What is L naught? L naught is 1.5 meter divided by A is 1 meter square into Y कितना दिया हुआ है, 2 into 10 to the power 11। क्या मेरी बात समझ में आई है? प्लस दूसरे का सिमिलर लाइंस पे लिख सकते हो, तीसरे का सिमिलर लाइंस पे लिख सकते हो, तो अगर लिख सकते हो तो आंसर भी आ जाएगा। जल्दी से करके बताओ कितना आ रहा है आंसर, एवरीवन सही से कैलकुलेशन करना। देखो जब आप फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो 2 into 10 to the power 11 डिनोमिनेटर में रहेगा, बिकॉज ये कॉमन है, तो 80 into 10 to the power 3 into 1.5, ठीक है, प्लस 70 into 10 to the power 3
तो 80 इंटू 1.5 प्लस 70 इंटू 1 प्लस सी वाला कितना आ गया 90 इंटू 2, पूरा चीज मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉमन 10⁻³ के साथ। सब लोग अभी आंसर बता दो। 80 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा 80 प्लस 40 120 प्लस 70 190 190 प्लस 180 350 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻11, तो ये आ जाएगा 175 इंटू 10⁻⁻8 विच विल बी सही किया ना मैंने? आंसर मैच नहीं कर रहा। 10⁻⁻8 नहीं चाहिए तो कितना आ रहा है आंसर 350 आया या कुछ अलग आएगा? 80 इंटू 1.5 इज 120 120 प्लस 70 इज 190 190 प्लस 90 इज सही है 80 120 120 प्लस 70 190 270 आ रहा है क्या? 350 नहीं आएगा क्या? 180 प्लस 70 250 250 प्लस 120 370 आएगा। यस यस यू आर राइट 370 आएगा। यू आर राइट। सो लेट मी चेंज इट, इसीलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है। ये 370 आएगा। अभी सही है क्या? तो इट विल कमिंग एज व्हाट 185। तो क्या आपका आंसर आ जाएगा 18.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स? दैट इज योर करेक्ट आंसर विल बी सी। इज दैट व्हाट इज द आंसर? यस। क्या क्लियर है ये एवरीवन? एवरीवन क्या क्लैरिटी है सबको? सबको आ गया आंसर? मिल गया सबको? एवरीवन गुड। अभी देखो एक और सवाल बनाते हैं यहाँ पे। ये देखो एक और सवाल लेता हूं मैं आपके लिए। द क्वेश्चन इज दैट कि देयर इज a wire of length L and uniform mass M, sorry length L and total mass M, ठीक है? M is the total mass, एक सेकेंड, M is the total mass, ठीक है? and length is L and area of cross section जो है इसका A ले लो, ठीक है? आपको बताना है what is the total deformation in the rod because of its own weight. Because of its own weight, what is the total deformation on the rod because of its own weight? इसके खुद के वेट के कारण कितना टोटल डिफॉर्मेशन होगा रॉड पे, ये बताना है आपको। कैन यू ट्राई इट आउट जल्दी? चलो इस सवाल को कैसे करेंगे, आइए देखिए। इसमें
देखो इस सवाल में क्या करेंगे हम, इसके बॉटम से y दूरी पे एक एलिमेंट लेंगे जिसकी लेंथ कितनी है dy। अभी इस एलिमेंट की अगर बात करें, इस एलिमेंट को थोड़ा जूम करके देखेंगे, इसी एलिमेंट को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, और इसकी इनिशियल लेंथ जो है वो है dy। ठीक है, अभी इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस साइड में, इट इज द वेट ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन हियर। इसका वजन इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है that is the weight of this remaining portion which is y into m by l, mass per unit length is m by l, तो mass per unit length into y into g, this is the force that is acting on the portion which is below this element। तो बेसिकली उस एलिमेंट को, ये कॉन्सेप्ट ये है कि उस एलिमेंट को, जस्ट अ मोमेंट, there are few people still coming in, okay। ध्यान से देखो, ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये जो इसके नीचे वाला जो पोर्शन है, इसके नीचे वाले पोर्शन का जो वेट है वो लगेगा इस एंड पे एज अ टेंसाइल स्ट्रेस, और यही बेसिकली इस एंड पे भी लगेगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा y इंटू एम बाई एल जी, मास पर यूनिट लेंथ, और y पोर्शन का जो वजन है विच इज इक्वल टू y इंटू एम बाई एल, दिस इज द मास इंटू g, दैट इज द वेट दैट इज एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो इस सेक्शन के लिए ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है, इस सेक्शन के लिए आपकी यंग्स मॉडुलस y है, इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस y मान लो, तो यंग्स मॉडुलस विल बी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। व्हाट विल बी स्ट्रेस? स्ट्रेस विल बी y into m by lg upon area upon strain, which is change in length upon original length. Let the change in length be de upon dy। तो जो चेंज इन लेंथ है इसका, that will be given by de is equal to mg by l into y upon a, mg by al y, और यहाँ पे कैपिटल Y भी आ जाएगा d, और इसको मैं dy यहाँ पे ले जाऊंगा। क्या आपको ये समझ में आया कैसे हुआ? मैंने सिर्फ मैनिपुलेशन किया है। Everybody is understanding this? mg by al y into dy, everybody understood this? This is the small deformation de of this element which is having the initial length of dy, yes or no? This is the small deformation। तो जब आपको चाहिए टोटल डिफॉर्मेशन, जब आपको चाहिए टोटल डिफॉर्मेशन, तो टोटल डिफॉर्मेशन कितना होगा? टोटल डिफॉर्मेशन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी विच इज mg by al into y into dy, और y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 से l तक वेरी करेगी। तो आपका आंसर आ जाएगा mg अपॉन al, mg अपॉन al y स्क्वायर बाई 2, और y की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से l तक। आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। इट विल बी कमिंग एज mg अपॉन al इंटू l स्क्वायर बाई 2। एक l ने l को कट कर दिया, तो ये रिजल्ट आ जाएगा mg l बाई 2ay। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको आप चाहो तो एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो, बट बेटर कि आप इसे कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करो। क्या ये बात समझ में आई है?
ठीक है, अभी देखो इसी सवाल को मैं और अच्छा बना सकता हूं आपके लिए। देखो यही सवाल का एक मॉडिफिकेशन आप लोग ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। मॉडिफिकेशन ये है कि इस सवाल में मास पर यूनिट लेंथ इज यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म माना था, लेकिन मैं इस सवाल को और अच्छा कैसे बना सकता हूं? उस सवाल को अच्छा ऐसे बना सकता हूं कि m/l को मैं यूनिफॉर्म ना बना के वेरिएबल बना दूं। लेट अस से दैट द मास पर यूनिट लेंथ, जिसको मैं नाम दे देता हूं, क्या नाम दूं मास पर यूनिट लेंथ को? सपोज मास पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय lambda. Lambda is equal to lambda naught x, where lambda is the mass per unit length of the rod. It is lambda naught is a constant and this is x. x नहीं, इसको y कर देता हूं मैं. I hope you are understanding this. इसको मैं y कर देता हूं. तो अगर मैं इसको y कर दिया, अब डिफरेंस क्या हो गया? अब जो इसका मास पर यूनिट लेंथ है वो कांस्टेंट नहीं है. तो कांस्टेंट नहीं होने के कारण अब आप जो ये y पोर्शन का वजन जो ले रहे थे, आपने सिंपल m/l इंटू वाई कर दिया था इंटू जी. नाउ दिस विल नॉट हैपन. आपको अभी y पोर्शन का वजन जो है वो निकालने के लिए इस पोर्शन को आपको सेपरेटली इंटीग्रेट करना पड़ेगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? आई एम चेकिंग योर रेस्पॉन्सेज इन द चैट सेक्शन. आई वांट योर रेस्पॉन्सेज. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई आस्क्ड? सन्नाटे में मत रहो, जवाब दो. mgl/2ay. धनश्री had given the right answer. Only धनश्री का आंसर सही है, बाकी सब लोग सन्नाटे में हो भाई तुम लोग. क्या मेरी बात समझ में आई है? तो जब मैं, सुनना ध्यान से, जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड वेरी कर रहा है, मैं कराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं. आप बताओ आप कर सकते हो या नहीं? आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? तो इस केस में मान लो ये वाई रॉड का, वाई लेंथ का, सॉरी जो रॉड है, ये अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो मैंने dy सेगमेंट जो लिया हुआ है स्टडी के कारण, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन का वजन है, ये वजन निकालने के लिए क्या मुझे सेपरेटली एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसका मास निकालने के लिए? और इसका मास कैसे निकालूं? इससे x दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dx का, उसका मास हो जाएगा लैम्डा नॉट इंटू वाई इंटू डी ले लो dy, और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू लेके y तक. यस और नो? तो ये इसका मास आएगा. उसका मास आएगा तो m इंटू जी करेंगे तो उसका वेट आएगा, तो उससे कंप्रेसिव स्ट्रेस निकलेगी, सॉरी जो उसकी स्ट्रेस निकलेगी, स्ट्रेस निकलेगी. वो स्ट्रेस फिर स्ट्रेन के साथ यूज करके फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा. सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन. क्या समझ में आई ये बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ जाए गाइज. यू आर सीइंग माय फेस. बढ़ जाए आगे, चलो ध्यान से देखो. अभी now we will talk about a new concept which is spring action of a rod. ठीक है, अभी ध्यान से देखो. अभी हमने यंग्स मॉडुलस सॉलिड के लिए इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किया था. तो अगर हम सपोज ध्यान से देखना, ठीक है, ये मान लो एक रॉड है, इसको हॉरिजॉन्टल बनाता हूं, जस्ट होल्ड, ध्यान से जस्ट होल्ड. यस, मान लो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया F. ये रॉड की लंबाई थी L, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A, और जिसके कारण इसके अंदर जो चेंज इन लेंथ आया वो आया डेल L. तो जो यंग्स मॉडुलस आता है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ
विच इज मान लो एल लेंथ था और डेल एल को मैं मान लेता हूँ कि एक्स से बड़ा, एक्स से सपोज डेल एल इज इक्वल टू एक्स, तो स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ विच इज एल। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये एफ को इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा एफ बाई ए एक्स और इधर आ जाएगा एल। ठीक है, आप x को उधर ले जाओ, ठीक है, और या फिर f को इधर रखो और इसको कर लो ए वाई बाई एल इंटू एक्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि दिस इक्वेशन इज फॉलोइंग द रिलेशनशिप ऑफ f इज इक्वल टू के एक्स, जहां पे k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। याद आ रहा है आपको? अगर आपके पास एक स्प्रिंग होता और स्प्रिंग को अगर आप खींचते x लेंथ से, तो क्या F जो फोर्स डेवलप होता इज इट इक्वल टू kx? तो क्या मैं इस ay बाई एल को, ये जो k मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि k इज इक्वल टू ay बाई एल मैं मान सकता हूँ? बिकॉज k भी एक कांस्टेंट होता था एंड a, y एंड l आर आल्सो कांस्टेंट्स। a is the cross sectional area which is constant, which is initial cross section is the constant thing. Y is the Young's modulus which is the constant for a given material, and L is the initial length of the rod which is constant. तो K की वैल्यू जो आई वो AY by L के बराबर आई। इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ एक रॉड जिसको कि हम खींच रहे हैं उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, कितना फोर्स डेवलप हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्या ये वही रिलेशनशिप फॉलो करेगा जो कि एक स्प्रिंग को खींचने पर उसके अंदर जो फोर्स डेवलप होती है उसके जैसा वो रिलेशनशिप रहेगा? क्या वैसा ही रिलेशनशिप हमें यहाँ पे मिलने वाला है? किसके बीच में? फोर्स और एक्सटेंशन के बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, के यहाँ पे के ए वाई बाई एल है। इसका मतलब जितने भी हमारे स्प्रिंग के सवाल थे, क्या सारे के सारे सवाल हम बेसिकली यहाँ पे रॉड के लिए भी बना सकते हैं? सिर्फ हमें रॉड का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको के नहीं मान के के की जगह पे ए वाई बाई एल मान लेना है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो कॉन्सेप्ट क्या है सुनना, कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान सुनना इस बात को। कॉन्सेप्ट ये है कि एक रॉड को अगर हम खींचते हैं उसके अंदर जगह स्ट्रेस डेवलप हो रही है, तो वहां पे जो फोर्स डेवलप हो रही है वो फोर्स या फिर फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वैसा ही रिलेशनशिप होगा जैसे कि स्प्रिंग के केस में रहता है। इंपॉर्टेंट, राइट? इसका मतलब स्प्रिंग रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी है सारे हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब स्प्रिंग रिलेटेड कितना क्या क्वेश्चन है, कितना एक्सटेंशन होगा, पहला वैरायटी। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा। तीसरा वैरायटी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। स्प्रिंग में हम लोग ये वैरायटी के क्वेश्चंस करते थे, यू रिमेम्बर? तो ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे भी रॉड के साथ भी कर सकते हैं और स्ट्रेस स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि रॉड्स जो स्प्रिंग नहीं है बट क्या उसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू ए वाई बाई एल। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कुछ वैरायटी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला सवाल जो लूंगा मैं, पहला सवाल है, मान लो कि यू नो ये एक रॉड है, रॉड के ऊपर एफ फोर्स लगाया गया है, रॉड का लेंथ एल है और इसका यंग्स मॉडुलस वाई है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। व्हाट इज द एक्सटेंशन इन द रॉड? इस रॉड का एक्सटेंशन कितना होगा? तो जो भी एक्सटेंशन होगा डेल एल, कैन इट बी गिवन बाय द रिलेशनशिप यहाँ पे डायरेक्टली एक्सटेंशन? क्या दिस डेल एल विल बी गिवन बाय, हमें पता है एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, तो हमें एक्स चाहिए, तो एक्स क्या हो जाएगा? एफ बाई के। यस, तो एफ बाई के की जगह पे क्या पुट करूं? ए वाई बाई एल। तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा एफ एल बाई ए वाई। तो क्या मैंने यहाँ पे इस रॉड को, तो आपको जैसे ही ये दिखा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा बेटा दिस इज नथिंग बट दिस इज अ स्प्रिंग। यहाँ पे फोर्स एफ लगाया, अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ये ए वाई बाई एल के बराबर है। तो फोर्स लगाया एफ, कितना एक्सटेंशन हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू के एक्स, एक्स की जगह पे एफ बाई के डाल दिया और के की जगह पे क्या डाल दिया? ए वाई बाई एल। अपना आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
सिंपल सी बात थी, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ और क्या कर सकते हैं। लेट अस नाउ सी व्हाट इज द, फॉर एग्जांपल जब एक रॉड है, मान लो ये रॉड है, इसके ऊपर फोर्स एफ लगाया है मैंने, रॉड की इनिशियल लेंथ है मान लो एल। कितनी है रॉड की लेंथ एल, यंग्स मॉडुलस वाई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एवरीवन। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया है, तो सवाल है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम, इन दिस रॉड। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसको हम लोग इक्विवेलेंट क्या बना सकते हैं, क्या इसको इक्विवेलेंट हम एक स्प्रिंग के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, whose spring constant is ay by l। तो फोर्स F लगाया, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस रॉड, विल इट बी इक्वल टू हाफ इनटू k इनटू x स्क्वायर। ठीक है, हाफ इनटू k इनटू x स्क्वायर, वेयर x इज व्हाट, x इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो F के कारण x हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, इट विल बी हाफ इनटू k इज ay by l इनटू x के हम प्रीवियस इसमें निकाल चुके थे, कितना था x, FL by AY, FL by AY। तो हाफ इंटू AY by L इंटू FL by AY का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू AY by L इंटू F स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर Y स्क्वायर, AY L L। तो आपका जो रिजल्ट आया वो आया हाफ इंटू एफ स्क्वायर इंटू एल बाई ए इंटू वाई। ठीक है, क्या सही किया ना। शोएब रेज्ड हैंड, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने। इज इट गोइंग फाइन, शोएब गलती से गया, ओके ठीक है। हाफ इंटू, ध्यान से देखो, एवरीबडी इज ओके विद दिस। देखो आपके सामने हाफ इंटू एफ स्क्वायर एल अपॉन ए वाई, एफ स्क्वायर एल अपॉन ए वाई, दिस इज व्हाट यू आर हैविंग, राइट। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग a से मल्टीप्लाई करते हैं और a से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने पर आपको यहाँ पे दिखेगा इट इज हाफ इंटू एफ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ रहा है, विच इज स्ट्रेस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ जो होता है वो होता है वॉल्यूम। तो इसको वॉल्यूम कर देता हूं। तो यहाँ पे देखो U पोटेंशियल एनर्जी था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो रिजल्ट आया, अगर मैं V को दूसरे साइड में ले जाऊं तो आई विल गेट U बाई V विच इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम which will be equal to half into stress square upon y। स्ट्रेस, एक स्ट्रेस रहने दो यहाँ पे और दूसरा स्ट्रेस की जगह पे स्ट्रेस अपॉन y लिख दो। आपको पता है यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेन होगा, तो जो स्ट्रेन होगा विल इट बी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन y, एवरीवन। तो क्या जहां पे स्ट्रेस अपॉन y है, क्या उसकी जगह पे मैं स्ट्रेन रिप्लेस कर सकता हूं। सो विल इट बी इक्वल टू हाफ इंटू stress into strain। This is your potential energy that is stored in the system, because इसको एक spring की तरह हम consider कर रहे हैं, which is half into stress into strain। So potential energy, elastic potential energy per unit volume is given by the formula half into stress into strain। क्या मेरी बात समझ में आई है, half into stress into strain, that is the potential energy per unit volume। क्लियर है ये।
क्लियर है? ओके अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक चीज, एक अच्छी बात बताता हूँ मैं। ठीक है, क्या ये सबको समझ में आया? तो पोटेंशियल एनर्जी पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? पक्का? एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, फाइन। आ जाओ अभी देखो यहाँ पे, लेट्स ट्राई टू सी कि व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल दैट इज स्टोर्ड। ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल दैट इज स्टोर्ड इन दिस रॉड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो जो एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन दिस रॉड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी that is given by the formula half into stress into strain, which is half into f square, you know, इसी को हमने मॉडिफाई करके ऐसे लिखा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा अब लॉजिकली हम ये समझे कि इसको, यशोधन रेज्ड हैंड, यशोधन व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू हैव सम क्वेश्चंस? यशोधन your hands continuously getting raised, so please take care. Okay, ध्यान से देखो। अभी मेरा क्या सवाल है कि मैंने जब ये फोर्स एफ लगाया तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन एक्सटेंडिंग द रॉड बाय अ लेंथ ऑफ डेल एल या एक्स, जिससे भी मैंने इसे खींचा है। ठीक है, ये देखो एक्स मैंने यूज किया था यहाँ पे, तो एक्स से खींचने के लिए एज एन एक्सटर्नल एजेंट जो मैंने फोर्स लगाया है, मैंने कितना काम किया ये मुझे चाहिए। तो मैंने जो काम किया ये मैं कैसे निकालूं, व्हाट इज द वर्क डन, आइए देखते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द वर्क डन by external agent who is applying the force F to increase the length of the rod by x। समझ में आ रहा है? आइए, ये मान लीजिए रॉड था एंड सपोज दिस वाज द रिजिड वॉल, इस पे फोर्स F लगाया है, मान लो ये x से खींच रहा है या x से खींच जाएगा, दिस इज द टोटल एक्सटेंशन इन द रॉड। ठीक है, तो कितना वर्क डन किया, ये F तो कांस्टेंट फोर्स है, F इज अ कांस्टेंट फोर्स। तो मान लो किसी एक इंस्टेंट पे जब रॉड की लंबाई यहां तक है, मान लो, मतलब अभी फुल्ली एक्सटेंड नहीं हुआ है रॉड, अपना पूरा एक्सटेंशन एक्स तक नहीं गया है, ये आपका यहाँ पे रिजिड बाउंड्री है और रॉड के ऊपर फोर्स F लग रहा है। ठीक है, रॉड के ऊपर फोर्स F लग रहा है, तो इस सेक्शन X पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो कितना होगा, वो निकालने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स एट X हम यंग्स मॉडुलस का सहारा लेंगे। Y इज इक्वल टू स्ट्रेस विच इज फोर्स एट दिस एक्सटेंशन, जो भी एक्सटेंशन, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इसको एक्सटेंशन को मान लो Z एक्सटेंशन ले लेते हैं, फोर्स एट एक्सटेंशन Z अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A अपॉन चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या है, चेंज इन लेंथ इज Z अपॉन ओरिजिनल लेंथ विच इज L। तो y into Z by L into A, will it be equal to F? This is the restoring force at this time when the extension is only Z। आपको समझ नहीं आया, ये देखो ध्यान से, मान लो ये है मेरा टोटल एक्सटेंशन X जो मैंने यहां पे लिया है, बट ये एक्सटेंशन X तो ऐसा खटाक से तो नहीं हो जाएगा ना, ये एक्सटेंशन X ये अलग एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में फोर्स F इसको खींचते हुए X तक पूरा फोर्स F, जब फोर्स लगेगा इसके ऊपर, F फोर्स लगेगा इस रॉड के ऊपर,
तो इसको थोड़ा सा ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगेगा, उसके बाद ही ये पूरा एक्सटेंशन x होगा। तो इंटरमीडिएट किसी एक स्टेज की अगर बात करें जहां पे मान लो एक्सटेंशन जो है वो यहां तक हो रहा है एंड दैट एक्सटेंशन इज z, तो जब एक्सटेंशन z होगा तब इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, फोर्स F लग रहा है बट रिस्टोरिंग फोर्स क्या है वो निकालने के लिए विच इज द रिस्टोरिंग फोर्स एट एन एक्सटेंशन z अपॉन a अपॉन z by l, तो इट विल बी y into a into z by l आया, ये फोर्स लगेगा उस टाइम पे, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ z। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन z है। अब इसके ऊपर मान लो मैंने एक छोटा सा एक्सटेंशन दिया dz, तो वर्क डन जो dw होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट, इट विल बी f, बिकॉज फोर्स तो कांस्टेंट है, इनटू dz। इसको समझो, तो F की वैल्यू कितनी थी, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ Z कितना था, जब एक्सटेंशन Z हुआ तब फोर्स कितना था, इट विल बी YAZ अपॉन L, और फिर ये dz, दिस इज dw। सो देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हुआ। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं, इसके ऊपर सवाल आ जाएंगे, डायरेक्ट सवाल आ जाएंगे क्लास का डिस्कशन से, तो ध्यान देना। टोटल वर्क डन विल बी YA बाई L इंटू Z dz इंटीग्रेशन, z की वैल्यू कहां से कहां तक, क्या 0 से लेके x तक, क्योंकि टोटल एक्सटेंशन x हुआ है। देख चमका कि नहीं यार, मुझे रेस्पॉन्स चाहिए यार, अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे रेस्पॉन्स चाहिए आप लोगों को। अगर रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे रेस्पॉन्स चाहिए। और सिर्फ एक या दो लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है, बाकी सब सन्नाटे में है भाई। क्या समझ आया है, समझ आया है क्या? आई एम आस्किंग यू गाइस, कम ऑन। तो ये जो इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन को समझो, इट इज YA अपॉन L इंटू Z स्क्वायर बाई 2 नीचे ले लो, क्या ये x स्क्वायर आ जाएगा, इट इज हाफ इंटू YA बाई L इंटू x स्क्वायर आया। ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा यहां पे, अगर आपको याद होगा ये जो एक्सप्रेशन था, ये देखो, ये एक्सप्रेशन भी क्या आ रहा था, वर्क डन जो आया, वर्क डन वो क्या आ रहा था, देखो इट वाज कमिंग एज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसको थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये कितना आ जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। ये देखो हाफ इंटू क्या लिखोगे यहां पे, ये देखो y इंटू ए बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर, इसको x बाय एल को आप स्ट्रेन लिख सकते हो, x बाय एल को। ठीक है, और यहां पे फिर से आप l से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी l से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू एल इज गिविंग यू वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम को इधर रखो बाहर, और ये आ गया हाफ इंटू वाई इंटू एक्स बाय एल इज स्ट्रेन, स्ट्रेन का होल स्क्वायर। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ये आया कैसे, एक तरीका मैंने स्प्रिंग का बताया, दूसरा और फंडामेंटल तरीका, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, यस और नो, और ये पूरा वॉल्यूम v है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर वॉल्यूम विल इट बी इक्वल टू हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या यही फॉर्मूला आपको स्प्रिंग का जो फॉर्मूला था, उस स्प्रिंग के फॉर्मूला से भी, स्प्रिंग मान के भी यही आया था, और मैंने आपको अभी फंडामेंटली दिखाया कि कैसे एक्सटेंशन एक्स करते हुए हमने किस तरीके से इस चीज को सोचा कि कैसे एक्सटेंशन एक्स हुआ, फोर्स कांस्टेंट था, कैसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है वही स्टोर हो गया इन द सिस्टम एज पोटेंशियल एनर्जी।
जो मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझाता था, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एज या रॉड के अंदर is getting stored as which sort of energy? It is getting stored as elastic potential energy. Are you understanding this? It is getting stored as elastic potential energy. क्या आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आया एवरीवन? क्या आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आया? Are you able to hear me guys? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Are you all able to hear me? Okay, okay. क्या मेरी बात समझ में आई है यहाँ पे? ठीक. So did you understand कि कैसे ये हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन हो रहा है एंड ऑल दैट थिंग? ठीक है. अच्छा, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे. अभी सपोज मैं आपको बोलता हूं यहाँ पे ये एक रॉड है और यहाँ पे एक मास m है. ये रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, y है, यंग्स मॉडुलस और इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड इज l. ठीक है. आपको बताना है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस रॉड. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस रॉड? कर सकते हो आप. आपने अभी सब कुछ सीखा है, इसको एक स्प्रिंग की तरह समझ लो. तो स्प्रिंग की तरह समझ लोगे तो T हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k. तो विच विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m. मास है और k क्या होता है? a y बाई l. यही सिखाया था ना? a y बाई l ही था ना? रॉड को इफेक्टिवली आप एक स्प्रिंग की तरह मान सकते हो. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है? a y बाई l. तो a y बाई l डाल दिया, डायरेक्टली आ गया इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, बट दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? क्लियर है? पक्का? एनी इश्यू? नो. गुड. तो ऐसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल आ सकते हैं, तो आपको ऐसे सवालों को इन टाइप से सॉल्व करना होता है. ठीक है. अब हम बात करेंगे थर्मल स्ट्रेसेस. अब मेरी बात सुनो. आपको याद है मैंने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ाते वक्त मैंने आपको थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ाया था. इफ यू रिमेंबर, I have taught you about thermal expansion during the chapter of heat. You remember? Linear expansion, aerial expansion, volumetric expansion, सब पूरा डिटेल में हम लोग पढ़े थे. You remember? So thermal stresses is generated due to thermal expansion. Thermal stresses are generated due to thermal expansion. बेसिक बात है, आपको समझ में आनी चाहिए. थर्मल एक्सपेंशन के कारण ही थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं. ठीक है. कुछ बेसिक बातें करते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट लेट मी सी इफ यू रिकलेक्ट इट और नॉट. मान लो मैंने इसके ऊपर फोर्स F लगाया है. ठीक है. इसके ऊपर फोर्स F लगाया है मैंने. नहीं, फोर्स F नहीं, जस्ट अ मोमेंट. थर्मल स्ट्रेसेस की बात हो रही है, सॉरी. मान लो ये एक रॉड है, इनिशियल इसका लेंथ L है और इसकी इनिशियल टेम्परेचर जो है वो T इनिशियल है. इसको हमने हीट करना स्टार्ट किया. We started heating it, as a result of which its initial temperature T initial it becomes TF. टेम्परेचर बढ़ गया. तो टेम्परेचर बढ़ गया तो तुम्हें पता है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये जो रॉड है, ये रॉड की लंबाई जो है ये थोड़ी सी बढ़ गई. इतने से रॉड की लंबाई बढ़ गई.
और ये लंबाई कितनी है, इट इज एल फाइनल माइनस एल इनिशियल. एल फाइनल इज एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी विच इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज द फाइनल लेंथ माइनस एल. एल एल कट गया तो जो चेंज इन लेंथ है इट इज इक्वल टू एल अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल को डेल्टा टी बोल दो. क्या ये आया आपका यू नो द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड विच इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी. ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाट इज द थर्मल स्ट्रेस दैट इज जनरेटेड हियर. थर्मल स्ट्रेस कितना हुआ, एक रॉड लिया आपने और उस रॉड को आपने हीट करना शुरू कर दिया. उसके इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल था और फाइनल टेम्परेचर जो टी फाइनल हो गया हीट करने के बाद. तो आपको बताना है कि इसके अंदर थर्मल स्ट्रेस कितना जनरेट हुआ. आपने रॉड को हीट किया, उसकी टेम्परेचर टी इनिशियल से टी फाइनल हो गई, जिसके कारण उसकी लंबाई जो है वो इतने से बढ़ गई. कितने से बढ़ी, एल अल्फा डेल्टा टी से बढ़ गई. तो आपको बतानी है कि इसके अंदर कितना थर्मल स्ट्रेस जनरेट हुआ. बता सकते हो, अभी आपने स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा है तो लॉजिकली सोच के बताओ. बताओ कितना थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा, कितनी है इसकी वैल्यू. इसका आंसर है 0. कोई थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं. ये मैं बता चुका हूं, आप लोग फिर भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे. थर्मल स्ट्रेस क्यों नहीं जनरेट होगा. देखो थर्मल स्ट्रेस कब जनरेट होता है, लॉजिक समझेंगे. थर्मल स्ट्रेस तब जनरेट होगा, सुनिएगा आप भूल चुके हो ये बात, जब हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे रॉड को एक्सपैंड करने से. नहीं आया समझ, जब हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे रॉड को एक्सपैंड करने से तभी थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा. लॉजिकली सोचो, इनिशियल टेम्परेचर में ये जो L है दिस वाज द नेचुरल लेंथ ऑफ द रॉड एट टेम्परेचर T इनिशियल, और जो फाइनल टेम्परेचर है उसमें उसकी नेचुरल लेंथ है L प्लस एल अल्फा डेल्टा टी. तो टेम्परेचर फाइनल में अगर उसकी इनिशियल उसकी लेंथ जो है वो L प्लस एल अल्फा डेल्टा टी है, होनी चाहिए थी, और यही है. तो जो उसकी लेंथ होनी चाहिए थी वही लेंथ है, तो फिर काहे का स्ट्रेस. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस. तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी थर्मल स्ट्रेस जनरेटेड नहीं होगी अगर हम अलाउ कर रहे हैं एक्सपेंशन को होने के लिए और कोई रेजिस्टेंस उसको नहीं लगा रहे हैं. रेजिस्टेंस नहीं लगा रहे मतलब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस नहीं है. वी आर नॉट गिविंग एनी रेजिस्टेंस फॉर टू इट सो दैट इट इज नॉट एक्सपैंडिंग. मतलब सपोज मैंने दो फिक्स सपोर्ट के बीच में एक रॉड को रख दिया और उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो वो रॉड एक्सपेंड करके एक दूसरे लेंथ में जाना चाहता है, लेकिन वो फिक्स सपोर्ट जो है कंक्रीट के, इट इज नॉट अलाउइंग इट टू expand. As a result of which it wants to expand but it is not expanding. तो क्या उस केस में स्ट्रेस जनरेट होगा, हाँ, बट इस केस में स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा. क्या मेरी बात समझ में आई है. पहली बात कि स्ट्रेस जनरेट कब होगा इसके ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा हूं. स्ट्रेस जनरेट तब होगा when there is an impediment to the expansion of the rod, तभी स्ट्रेस जनरेट होगा. अगर वो इंपेडिमेंट नहीं रहा और इंक्रीज टेम्परेचर में जो लेंथ उसको चाहिए थी वही लेंथ उसने अचीव कर लिया, तो फिर काहे का स्ट्रेस. स्ट्रेस तो तब होगा ना जब उसकी जो चाहत थी, उसकी जो लेंथ इंक्रीज लेंथ की चाहत थी वो अगर उसे ना मिले एट इंक्रीज टेम्परेचर, तब होगा क्या, तब होगा स्ट्रेस. इस केस में कोई स्ट्रेस नहीं होगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है. सो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं.
आइए, सो थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा प्रीवियस केस में। अब मान लीजिए वी आर हैविंग टू सपोर्ट्स, कंक्रीट सपोर्ट्स, और इस कंक्रीट सपोर्ट के बीच में मैंने एक रॉड लिया हुआ है जिसकी लंबाई है L, और ये टेम्परेचर T इनिशियल पे है। आई स्टार्टेड हीटिंग इट with the help of a Bunsen burner, and suppose the temperature of the rod has increased to T final. समझिएगा कॉन्सेप्ट। तो T फाइनल में अगर ये सपोर्ट नहीं होता, अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो ये रॉड एक्सपैंड करके यहां तक पहुंच जाता, और ये लंबाई है L अल्फा डेल्टा टी। अगर दूसरा सपोर्ट, इसको सपोर्ट मैं S1 नाम देता हूं और इसको सपोर्ट S2 नाम देता हूं, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 1, एंड नाउ देयर इज नो सपोर्ट हियर। तो फिर टेम्परेचर जब TF पहुंचा तो TF में ये लंबाई हो गई इसकी, विच इज इक्वल टू L प्लस L अल्फा डेल्टा टी। सपोर्ट होने के कारण हम ये बोल सकते हैं कि सपोर्ट होने के कारण ये जो लेंथ है एक्स्ट्रा, इतना लेंथ से सपोर्ट ने इस रॉड को दबा दिया, क्योंकि TF में इस रॉड की नेचुरल लेंथ हो जाएगी L प्लस L अल्फा डेल्टा टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? TF में इस रॉड की नेचुरल लेंथ जो है वो हो जाएगी L प्लस L अल्फा डेल्टा टी। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो अगर T फाइनल में इस रॉड की नेचुरल लेंथ L प्लस L अल्फा डेल्टा टी है, और T फाइनल में अगर मैं सपोर्ट के साथ बात करूं, तो क्या मैं इस केस में ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से देखो, इस केस में क्या मैं बोल सकता हूं कि इसकी लेंथ L है बिकॉज सपोर्ट ने इसको L अल्फा डेल्टा टी से इसको पिचका दिया या इसकी लेंथ रिड्यूस कर दी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो क्या मैं अब बोल सकता हूं कि इस केस में देयर इज अ स्ट्रेन इन द रॉड, and this strain is given by change in length which is equal to L alpha delta t upon original length which is L। तो क्या ये स्ट्रेन है which is alpha delta t। यंग्स मॉडुलस रॉड का आपको पता है, रॉड का यंग्स मॉडुलस मान लो Y है, it is independent of the material, so it is independent of this temperature all this independent होता है मानते हैं हम लोग, और Y जो है वो कांस्टेंट है फॉर अ गिवन मटेरियल, इट इज फिक्स्ड। तो Y में चेंज नहीं हुआ, तो क्या मैं यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर सकता हूं? तो स्ट्रेस मुझे निकालना है और स्ट्रेन हो गया अल्फा डेल्टा टी। सो जिससे मुझे ये समझ में आया कि जो स्ट्रेस डेवलप हुआ अब दैट विल बी इक्वल टू Y अल्फा डेल्टा टी। बट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ये है कि स्ट्रेस यहाँ पे इसलिए डेवलप हुआ बिकॉज जो कंक्रीट के सपोर्ट्स थे दे वर फिक्स सपोर्ट and it was not allowing that was a fixed support and it was not allowing the rod to expand. So if it was not allowing the rod to expand, then the rod was getting, we can say that rod probably has expanded by L alpha delta t, the support is not there and the support is reducing its length again by L alpha delta t। तो इसीलिए मैंने स्ट्रेन यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया है, ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रेन कैलकुलेशन किया मैंने L alpha delta t by L which is equal to alpha delta t। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो अल्फा डेल्टा टी, तो यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन व्हिच इज स्ट्रेस अपॉन अल्फा डेल्टा टी, जिससे स्ट्रेस की वैल्यू आ गई Y अल्फा डेल्टा टी। दिस इज द थर्मल स्ट्रेस दैट इज जनरेटेड इन द रॉड। बट समझने वाली बात ये है कॉन्सेप्चुअली कि थर्मल स्ट्रेस कब जनरेट होगा, अगर जो फाइनल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में जो उसकी एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए या ओरिजिनल लेंथ होनी चाहिए, अगर हम उसे किसी भी तरीके से उस लेंथ को अचीव करने से रोक रहे हैं, तभी स्ट्रेस जनरेट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या ये सेशंस ज्यादा अच्छे हैं बिकॉज आपको मेरा फेस समझ में आ रहा है, मेरे इमोशन समझ में आ रहे हैं, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, किस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस करना चाहता हूँ, आपको ये समझ में आ रहा है? इज इट बेटर कि आपको मेरा फेस दिख रहा है ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ? अकॉर्डिंगली यू कैन डाइवर्ट योर अटेंशन टू द डिफरेंट सेक्शंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे सन्नाटो बताओ यार, समझ में आई है क्या?
एवरीवन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्लैरिटी आई है? सो ये इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, दिस इज नोन एज थर्मल स्ट्रेस। चलो इसके ऊपर एक सवाल करते हैं, अपने आप अपने क्लैरिटी आएगी। एक सवाल लेते हैं इसके ऊपर। सवाल कुछ ऐसा है कि सपोज दो फिक्स सपोर्ट्स हैं और ये वाला रॉड का लंबाई है L2, ठीक है, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, ठीक है। इसका जो है, इसका लंबाई है L1, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 1 और इसका जो एरिया, ठीक है, दिस इज द जंक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। आपने इस सिस्टम को हीट करना शुरू किया, यू हैव स्टार्टेड हीटिंग इट, ठीक है। तो जब आपने हीट किया तो क्या होगा? लेट अस से दिस दैट यू नो अल्फा 1 is more than alpha 2, suppose we take it alpha 1 more than alpha 2। तो मान लो हीट करने के बाद ये जो जंक्शन है, दिस जंक्शन हैज मूव्ड समवेयर टू, इस जगह पे मूव कर गया, ठीक है। ठीक है, ऐसे मूव कर गया, यहाँ पे आ गया जंक्शन मान लो, ठीक है। एंड लेट अस से दैट दिस लेंथ इज x, ठीक। अब लॉजिकली हम समझेंगे कि ये जंक्शन इधर पहुंचा है एक्चुअली। अब इसको मान लो आप, ये रॉड A है और ये रॉड B है, ध्यान समझिएगा। आपको निकालना है कि हीट करने के बाद ये x की वैल्यू आपको निकालनी है, टू फाइंड आउट x, कि हीट करने के बाद जो इनका जंक्शन था वो जंक्शन कितने दूरी से शिफ्ट हुआ, व्हाट इज द लेंथ थ्रू व्हिच दिस जंक्शन हैज गॉट शिफ्टेड। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। ये सबसे टफेस्ट वैरायटी है, तो अगर हमको समझ में आती है तो हमको इस टाइप के सवालों में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, वी हैव टू फाइंड आउट दिस x, ठीक है। तो अब लॉजिकली सोचते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो मान लो अगर मैं ये इसकी बात करता हूं, रॉड A की बात करता हूं, मान लो रॉड A अगर कोई अवरोध नहीं होता तो वो यहां तक जाता, लेकिन उसको अपने आप को यहीं तक एक्सटेंड करना पड़ा, मतलब यहीं तक वो आया। तो बेसिकली ये उसकी इनिशियल जंक्शन लेवल थी, इनिशियल जंक्शन यहाँ पे थी रेड की, रेड यहां से एक्सपैंड होके यहां तक पहुंचा है, ठीक है। लेकिन बिकॉज फ्री एक्सपेंशन नहीं है, बिकॉज देयर इज अनदर रॉड B, तो इसीलिए ये थोड़ा सा पिचक गया यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो है ये x पे आया हुआ है यहाँ पे, तो ये x कैसे आया हुआ होगा? तो इसकी जो एक्सटेंशन है, किसकी, ये वाले रॉड की जो एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन में से मैं अगर ये लेंथ हटा देता हूं, दिस लेंथ, देन आई विल गेट x। सो हाउ वुड यू गेट x? x विल बी, ये मान लो डेल्टा T से टेम्परेचर बढ़ गया, तो x विल बी L1
अल्फा 1 डेल्टा टी, ठीक है, दिस इज इंक्रीज इन लेंथ, माइनस ये जो लेंथ है इसको y बोलते हैं, दिस इज y, so this minus y is x, this is what we are having। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? ये इसका मतलब ये जो y है, this y is L1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस x। इसका मतलब एक्चुअली जो चेंज इन लेंथ हो रहा है, इसकी ओरिजिनल लेंथ रॉड की, रॉड ए की जंक्शन से इतना था, इतना बढ़ जाता, बट उसको हमने y से दबा दिया, इसीलिए वो x तक रह गया। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो y इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस अगर हम लोग y मान लेते हैं, इसका मान लो यंग्स मॉडुलस y1 है, एक अलग मटेरियल है, इसका y2 है, तो अगर हम लोग y1 बोलते हैं यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस, ध्यान सुनो, इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस, लेट अस राइट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ व्हिच इज L1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस x अपॉन ओरिजिनल लेंथ। व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ? ओरिजिनल लेंथ वाज L1। तो हम ये बोल सकते हैं कि y1 इंटू L1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस x अपॉन L1, this is equal to stress that is developed on the rod A। अभी बिकॉज अगर आप समझोगे, ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन रॉड ए और रॉड बी का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो क्या आपको लगता है कि इस जंक्शन में जो स्ट्रेस होगा इट विल बी सेम फॉर ए एंड इट विल बी सेम फॉर बी, बिकॉज इट इज अ कॉमन जंक्शन। और अगर फाइनली ये इक्विलिब्रियम में है तो दोनों साइड में स्ट्रेस सेम होनी चाहिए ना? नहीं आया भाई, थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा अच्छा सवाल है, सन्नाटे में मत जाइयो भाई, थोड़ा अच्छा सवाल है ना? क्या क्लैरिटी है? तो जो स्ट्रेस इन ए है यही होना चाहिए स्ट्रेस इन बी। तो अब सवाल है कि स्ट्रेस इन बी कैसे निकालें? लॉजिकली सोचते हैं। देखो, जो भी जंक्शन ध्यान सुनना, ये जंक्शन यहाँ पे आके पहुंचा हुआ है, तो अभी अगर हम सिमिलरली बी का एनालिसिस करें, तो बी का एनालिसिस करने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम यहाँ बनाऊंगा, ये देख ध्यान से, ये एक सेकेंड होल्ड करना, ये देखो, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता तो ये वाला जो रॉड है, ये वाला रॉड यहां तक पहुंच जाता, विच इज यू नो जो x है, ठीक है, ये x पॉइंट है, मान लो यहाँ पे मैं x पॉइंट दिखाता हूं, ठीक है। तो ये बेसिकली, ठीक है, ये बेसिकली अगर कोई, थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं, जस्ट अ मोमेंट, कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देखना, इट्स अ गुड पॉइंट, ध्यान से देखना। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता तो क्या ये रॉड एक्सटेंड हो जाता L2 अल्फा 2 डेल्टा टी से, ये एक्सटेंड हो जाता, राइट? जंक्शन से इतना एक्सटेंड हो जाता, ये जंक्शन था, मान लो दिस वाज द जंक्शन, ठीक है, जंक्शन यहाँ पे कहीं पे था, इस जगह पे जंक्शन था, जंक्शन से ये L2 अल्फा 2 डेल्टा टी एक्सपेंड कर जाता अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता तो। लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन है बोल के, ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्शन है बोल के इट सेटल्ड समवेयर हियर, यहां पे कहीं पे सेटल हुआ, ये उससे थोड़ा सा कम ऑब्स्ट्रक्शन है बोल के, ठीक है, समवेयर हियर इट गॉट सेटल्ड, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, और ये कितना हो गया, जैसे यहां पे देखा था, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या लिखा था, x प्लस वाई इज इक्वल टू L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये एक्सपेंड करता ये जंक्शन से
L2 अल्फा टू डेल्टा टी, और फिर इसको यहां से x गया है, L2 अल्फा टू डेल्टा टी आता, तो फिर उसको यहां से z हम सब्ट्रैक्ट करते, तो बेसिकली ये जो लेंथ आई है, ध्यान से सुनना, ये यहां तक जाता, लेकिन अब ये यहां पे आके सेटल किया है, तो सेटल किया है तो ये लेंथ x है, तो इसको कैसे लिखोगे? हाउ वुड यू राइट डाउन दिस? जैसे आपने यहां पे लिखा था, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, उसी तरीके से आप क्या लिखोगे यहाँ पे? हाउ वुड यू राइट दिस? कैसे लिखोगे? x जितने से एक्सपेंड कर रहा है ये, प्लस y, ये L1 अल्फा 1 डेल्टा टी होता। अब इसका देखते हैं, इसका क्या होता? इसको यहां से कुछ एक्सपेंड करता, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर यहां पे आया, तो क्या लिखेंगे? z, मान लो ये z से एक्सपेंड हुआ, तो कहना इसे z माइनस y इज इक्वल टू z, मान लो यहां से L2 अल्फा टू डेल्टा टी, और फिर वो z गया, तो z माइनस y इज इक्वल टू L2 अल्फा टू डेल्टा टी। क्या मेरी बात समझ में आई है? L2 अल्फा टू डेल्टा टी, क्या क्लैरिटी है ये? तो इससे आपको y की जो वैल्यू है, ध्यान से देखना, इससे आपको ये जो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू निकालने में मदद मिलेगी। ध्यान से देखो, इस रिलेशनशिप को ध्यान से देखो। एवरीवन, आई एम जस्ट गेटिंग सम रिस्पॉन्सेस इन चैट सेक्शन, लेट मी सी व्हाट दे आर। यस यस ही बोल रहे हैं, मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आया। ये देखो ध्यान से, फिर से देखो ये सेक्शन को देखो, ये सेक्शन कॉमन सेगमेंट था यार, डरना नहीं बिल्कुल। ये L2 अल्फा टू डेल्टा टी, ये भी तो एक्सपैंड ही करेगा ना, ये भी तो एक्सपैंड ही करेगा ना, तो ये एक्सपैंड करेगा, तो L2 था, L2 प्लस L2 अल्फा टू डेल्टा टी आ जाएगा, तो L2 अल्फा टू डेल्टा टी से ये बढ़ जाएगा, L2 अल्फा टू डेल्टा टी से ये बढ़ेगा, लेकिन फिर इसको कंप्रेस कर देंगे हम, और कंप्रेस करेंगे, और कंप्रेस करके ये यहाँ पे सेटल इन होगा। तो इसकी जो एक्सप्रेशन है, इसकी एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखो, इसकी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, कहाँ गया, यहाँ पे कहीं पे लिखा था, हाँ, तो L2 अल्फा टू डेल्टा टी, राइट, L2 अल्फा टू डेल्टा टी यहां से बढ़ेगा L2 अल्फा टू डेल्टा टी, माइनस क्या करेंगे, माइनस हम करेंगे, या फिर ये देखो, ये एक्सपेंशन, इसको देखो, सिर्फ ये एक्सपैंड होके यहां आता L2 अल्फा टू डेल्टा टी, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कुछ वैल्यू से टू गेट दिस x, यहाँ पे वापस लाने के लिए। तो यहाँ पे वापस लाने के लिए किससे सब्ट्रैक्ट करें? तो z से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मान लीजिए, तो z माइनस 1 y इक्वल टू L2 अल्फा टू डेल्टा टी। तो यहाँ पे आपको फिर से यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा, सिमिलरली, विच इज यंग्स मॉडुलस y2 इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ पे स्ट्रेन कितने का हुआ? व्हाट विल बी द स्ट्रेन हियर? इट विल बी, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, इट विल बी L2 अल्फा टू डेल्टा टी प्लस x। सोचो कैसे, देख इस एंड से, ये देख डायग्राम को देखो, इस एंड से, फॉलो मी, इस एंड से L2 अल्फा टू डेल्टा टी गया, और फिर L2 अल्फा टू डेल्टा टी और x, तो बेसिकली ये कितने से स्ट्रेच हुआ? तो इसको रॉड ने या सपोज ऑब्स्ट्रक्शन ने कितने से इसको पिचका दिया, उसकी ओरिजिनल लेंथ हो जाती है L2 अल्फा टू डेल्टा टी, बढ़ जाती है, लेकिन फिर उसको पिचका के L2 अल्फा टू डेल्टा टी प्लस x से उसको मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ने उसको पीछे ढकेल दिया, इसीलिए वो x पे आके सेटल हुआ यहाँ पे। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो इसका मतलब जो स्ट्रेन है किस रॉड का, ये बड़े वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला रॉड का, जिसको ब्लू से बनाया गया है, विल इट बी L2 अल्फा टू डेल्टा टी प्लस x चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ व्हिच इज इक्वल टू L2। तो इसका अगर यंग्स मॉडुलस लिखा जाए, व्हिच इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो अगर मैं लिखूं स्ट्रेस इन B अपॉन स्ट्रेन व्हिच इज L2 अल्फा टू डेल्टा टी प्लस x, तो इससे मुझे स्ट्रेस इन V जो मिलेगा अपॉन L2, इससे जो मुझे स्ट्रेस इन B मिलेगा, इट विल बी Y2 इंटू L2 अल्फा टू डेल्टा टी प्लस x बाई L2 बाई L2। तो ये आया मेरा स्ट्रेस इन B।
बिकॉज स्ट्रेस इन ए इज इक्वल टू स्ट्रेस इन बी, ऐसा मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी। क्यों स्ट्रेस इन ए इज इक्वल टू स्ट्रेस इन बी बोला मैंने? इसलिए बोला क्योंकि ये जो सेक्शन है विच इज कॉमन टू बोथ, क्या यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो दोनों साइड में जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं क्या वो सेम होना चाहिए? तो अगर वो सेम होना चाहिए तो स्ट्रेस इन ए विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इन बी। तो स्ट्रेस इन ए विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इन बी अगर मैं करता हूं तो क्या मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो दूसरे साइड में लिखना पड़ेगा, एक बार एक्सप्रेशन देख लेने दो। y1 l1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस x y l1 y2 l2 प्लस x y l2। ओके, ये देखो फिर से लिखता हूँ, stress in A is equal to stress in B, which will be y1 into L1 alpha 1 delta t minus x by L1 is equal to y2 into L2 alpha 2 delta t plus x upon L2। तो ये दोनों एक्सप्रेशन में अगर आप देखोगे y1 y2 l1 l2 alpha 1 alpha 2 delta t, these are all fixed things, l1 l2 all these are fixed things, you need to find out x। इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू लानी पड़ेगी। एक लंबा चौड़ा वैल्यू आएगा x का, इट विल बी लंबा चौड़ा, लेकिन जो भी आएगी वही आपकी आंसर होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? ये वाला चीज फिर से देखो, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान से देखो, इसको मैं फिर से आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फिर से बना के दिखाता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी और अच्छे से आएगा। ये देखो, ये जो बड़ा वाला क्रॉस सेक्शन था ना एरिया का, ध्यान से देखो, इसका ये बाउंड्री था इनिशियल टेम्परेचर पे। फाइनल टेम्परेचर मतलब डेल्टा डिसिसिव टेम्परेचर बढ़ गया, फाइनल टेम्परेचर ये बेसिकली बढ़ के ऐसा हो जाना चाहिए था। तो ये लंबाई कितनी होती बेटा जी? विल इट बी इक्वल टू L2 अल्फा टू डेल्टा टी। लेकिन अभी ये जो कॉमन बाउंड्री था, क्या कॉमन बाउंड्री से जहां पे फाइनल बाउंड्री आ रही है क्या वो x डिस्टेंस आगे है? इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वो यहां से इधर फिसल गया। इसका मतलब चेंज इन लेंथ कितने का हुआ? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। चेंज इन लेंथ कितने का हुआ? इज इट इक्वल टू L2 अल्फा टू डेल्टा टी प्लस x? क्या ये चेंज इन लेंथ हुआ? जो डेल्टा, जो हाइटेंड या इंक्रीज टेम्परेचर पे जो उसकी नेचुरल लेंथ होनी चाहिए थी, क्या उससे वो L2 अल्फा टू डेल्टा टी प्लस x कम हो गया उसका लेंथ? इज दैट द चेंज इन लेंथ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? तो चेंज इन लेंथ ये है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ उसका L2 है। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? क्लियर है ये? एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इससे वो दूसरा वाला एक्सप्रेशन आया है और दोनों का स्ट्रेसेस आपने बराबर कर दिया है। क्या क्लैरिटी है ये? ध्यान से देखो, क्लियर है? ओके, अभी देखो, अच्छा याद है मैंने आपको बोला था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, which is equal to shear stress upon shear strain। shear stress क्या होता है? It is a tangential force per unit area, और shear strain क्या होता है? It is given by that angle phi। याद है मैंने बताया था कि अगर आप टेंजेंशियली एक फोर्स लगाओगे, ऐसा आपका स्ट्रक्चर है मान लो, ठीक है, और ये पूरा एक सपोर्ट के साथ है यहाँ पे, तो आप अगर फोर्स लगाओगे तो ये इस तरीके से बेंड कर जाएगी। वो समझ में आ रहा है? ये एंगल फाई है। तो आपकी जो शियर स्ट्रेन होती है दैट इज गिवन बाय tan phi, which is ये लेंथ x है and this is the L which is the perpendicular length between the two layers। So tan phi is equal to x by L, because phi is very small, so you can replace tan phi by phi। phi is equal to x by L। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस?
क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर है ये? एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा, सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है, दिस इज बेसिकली योर शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो जो शियर स्ट्रेस होता है वो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया होता है, और वो एरिया कौन सा एरिया होता है? जो टेंजेंशियल फोर्स के पैरेलल हो। ठीक है, एक सवाल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसा एक सिलिंड्रिकल रॉड है which is supported on this platform, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अगर इसको अगर इक्विलिब्रियम में रहना है, ठीक है, तो बेसिकली हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक कर देंगे। ये जो फोर्स है, दिस हैज टू बी बैलेंस्ड बाय द फोर्स दैट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स लगा है इसके ऊपर, ये जो नॉर्मल फोर्स इधर लगा है, ये जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, ये फोर्स को अगर मैं इस एरिया से डिवाइड कर दूं, विल आई गेट द शियर स्ट्रेस? तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस, व्हिच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, अगर इसकी रेडियस आर है तो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज द शियर स्ट्रेस दैट इज डेवलप्ड। अब ये शियर स्ट्रेस बहुत से मामलों में इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज देखो आप अगर पेपर को देखोगे, पेपर को आप ऐसे खींच के फाड़ना, पेपर को बहुत डिफिकल्ट है। आप पेपर लो ऐसे खींच के फाड़ने की कोशिश करो, इट विल वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आप इस पेपर के ऊपर एक कैंची चला दो ऐसे, ये आराम से कट जाएगा। इसका मतलब पेपर कैन विथस्टैंड लार्ज अमाउंट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेसेस, बट इट इज वेरी पुअर एज फार एज यू नो as far as withstanding the shear stress is concerned. इसीलिए कैंची जो होती है वो shear प्रोवाइड करती है, they also known as shears। कैंची को shears भी बोलते हैं, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो। shearing stress जो होता है उसका बहुत मतलब उसका जो मतलब shear force withstand करने की कैपेबिलिटी है पेपर की, वो काफी कम होती है। ठीक है, इट इज वेरी वेरी लेस। सो इसीलिए हम बेसिकली जो सीयर्स या कैंची बनाते हैं वो उसे शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करती है, एंड इट इज वी आर एबल टू कट इट। तो मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लियर है ये? पक्का? अच्छा, आपने ऐसा सुना होगा कि ये मान लो एक प्लास्टिक का कोई शीट है, आपको इसके अंदर एक होल पंच करना है, जो आप करते हो पंचिंग मशीन से, होल पंचिंग मशीन से, याद है आपको? आपने देखा होगा। तो आप बेसिकली होल पंचिंग मशीन मतलब ऐसा पंचिंग मशीन आप निकालते हो, ऐसा होल करते हो, तो पंचिंग मशीन क्या करता है, वो अंदर का मटेरियल को पूरा बाहर निकाल देता है, तो वहां पे एक होल क्रिएट हो जाती है। दिस इज द होल पंचिंग मशीन, ऐसे काम करता है। यस और नो? यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या क्लियर है ये एवरीवन? अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर आप देखोगे ये सेक्शन में से, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन को अगर हमने निकाल दिया है, तो लॉजिकली अगर तुम देखोगे ये सेक्शन निकालने के बाद it will look like something like this। ऐसा पूरा होल क्रिएट हो गया, राइट? तो इस केस में व्हाट इज द शियर स्ट्रेस दैट इज अप्लाइड? मान लो आपने जो फोर्स लगाया पंचिंग मशीन पे, ऐसा जो फोर्स लगाया है, सपोज दैट फोर्स इज 10 न्यूटन, और ये जो रेडियस है, ये रेडियस है सपोज 2 सेंटीमीटर की, और ये जो थिकनेस है सपोज ये थिकनेस है 5 सेंटीमीटर का। तो व्हाट इज द शियरिंग फोर्स दैट इज अप्लाइड? शियरिंग फोर्स क्या होगा बता सकते हो? ये इमेजिन कर पाए तो बहुत बढ़िया, इमेजिन कर पाए तो सवाल में कुछ भी नहीं है। शियरिंग फोर्स कोई बताएगा कितना होगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा? 10 न्यूटन। एरिया कौन सा?
फोर्स कौन सा 10 न्यूटन, एरिया कौन सा, एरिया कौन सा, कोई बताएगा एरिया कौन सा? 2.5 पाई, okay, it is equal to 2 pi RH, the curved surface area of the cylinder. Is that what is the force, what area that is parallel to the force applied? तो क्या वो shear stress के लिए वही एरिया कंसिडर होगा? Are you understanding this? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो shear stress के लिए इस फोर्स अपॉन एरिया करते हैं ना हम लोग, तो अब इस केस में एरिया कौन सा होगा? क्या एरिया हो जाएगा 2 पाई आर, व्हाट इज आर, 2 सेंटीमीटर इंटू एच विच इज 5, तो 10 20 पाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 20 पाई विच इज 1 बाई 2 पाई. दिस इज योर shearing stress that we are talking about. Force upon area which is parallel to the force that is applied. shear stress में हम लोग force के parallel जो एरिया है उसे कंसिडर करते हैं. क्या आपको समझ में आया ये पंचिंग होल वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे? एवरीवन क्लैरिटी है? ओके